नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि लोकतंत्र क्या होता है। फिर हमने लोकतंत्र को बांट के ये समझा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होते हैं। उसके बाद हमने जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, उसको फिर फर्दर डिवाइड करके ये समझा कि जो संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षीय लोकतंत्र क्या होते हैं, ये हमने जाना। तो उसी में से हमारे यहाँ पे चूँकि संसदीय लोकतंत्र है तो उसकी कुछ सिस्टम में बुराइयां या कुछ खामियां हैं, जिसकी वजह से हमारे सामने एक सवाल उभर के आया कि हमको क्या संसदीय लोकतंत्र को छोड़ के, जो हमारे यहाँ पे है, ब्रिटेन में है, इनको छोड़ के छोड़ करके क्या अमेरिका का जो सिस्टम है अध्यक्षीय लोकतंत्र, उसको अपना लेना चाहिए। ये हमारे सामने सवाल आया। तो इस वीडियो में हम पहले तो उसको डिस्कस करेंगे। ये जो सवाल है कि अध्यक्षीय लोकतंत्र बनाम संसदीय लोकतंत्र का, इसको देखेंगे और हमारे यहाँ पे ये इसको अपना लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये पूरे हमारे डिबेट का पहला मुद्दा होगा। तो देखिए हमारे सामने सवाल क्या है। सवाल ये है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, ये सबको पता है। क्या वर्तमान में भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए संसदीय लोकतंत्र को छोड़कर अध्यक्षात्मक लोकतंत्र अपना लेना चाहिए? ये हमारे सामने सवाल है, इसको हम डील करेंगे। तो इसके डील करने के हमारे पास मतलब कि पहले तो ये समझो कि ये जो मुद्दा है, ये सवाल हमारे सामने उभरा क्यों। तो इसमें इसका जो मूल है ना, वो ये है कि 90 के दशक में बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा में आई। ये जो सवाल है हमारे चर्चा में आया। अब इसकी चर्चा कम हो गई है, लेकिन 90 के दशक में इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। तो चूँकि हमारा जो सिस्टम है ना, उसमें हमने अपनी ब्रिटिश पद्धति की संसदीय प्रणाली को अपनाया है। और तो जब हमने इसको अपनाया तो कई विद्वान ने ये समय समय पे ये डिमांड की, खासकर 90 के दशक में ये डिमांड शुरू हुई कि हमको ब्रिटिश पद्धति की जो संसदीय लोकतंत्र है इसको छोड़ देना चाहिए और हमें अमेरिका की जो पद्धति अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है इसको अपना लेना चाहिए। अभी ये डिबेट नहीं हो रही, लेकिन जब डिबेट 90 के दशक में हो रही थी, उसके बाद यूपीएससी में 90 से 2000 के बीच में जो यूपीएससी के सवाल हैं, उनमें कई सारे सवालों में मतलब कि बार बार पूछा जाता रहा कि क्या भारत को संसदीय लोकतंत्र छोड़ के अध्यक्षीय लोकतंत्र अपना लेना चाहिए। तो अभी ये डिबेट नहीं है। वो क्यों नहीं है? अभी की क्या परिस्थिति बन गई है, उस टाइम पे क्या परिस्थिति बन गई थी जिसकी वजह से ये सवाल उठे, यही हमारा मुद्दा है। हो सकता है फ्यूचर में फिर ऐसी परिस्थिति बन जाए, फ्यूचर में ऐसी परिस्थिति बन सकती है। तो हम ये देखें कि उस टाइम पे क्या परिस्थिति बन गई थी 90 के दशक में, और फ्यूचर में अगर उस तरह की परिस्थिति बनती है तो हमारे सामने इस तरह के सवाल उठेंगे। तो 90 में क्या परिस्थिति थी जिससे ये संसदीय लोकतंत्र को छोड़ने की मांग उठी, और अभी वो परिस्थिति नहीं है, लेकिन फ्यूचर में बन सकती है। तो इसलिए हम इसको डिमांड उठ सकती है इसकी, तो इसलिए हम इसको अभी पढ़ लेंगे। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है ना, उसके दो पार्ट में इस क्वेश्चन को बांट के देखेंगे। हमारी पद्धति यही है कि अगर हमारे संविधान की जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसकी नींव है, अगर उस पर सवाल उठते हैं तो उसको हम दो पार्ट में बांट के दिखाते हैं। एक तो ये दिखाते हैं कि ये डिमांड क्यों उठ रही है, और दूसरा फिर हम अपना मत देते हैं। तो पहले सवाल का हमारा हिस्सा होगा कि क्यों ये डिमांड उठ रही है, क्यों इस तरीके की डिमांड उठ रही है, और 90 के दशक में ऐसी क्या परिस्थिति थी जिससे ये डिमांड उठी, ठीक है। और दूसरा हमारा मत क्या होगा, हमारा मत। तो हमारे मत में देखिए, एक मिनट, हमारे मत में हम क्या समझाएंगे। हम जो हमारा जो मत होगा ना, मैक्सिमम हम पूरी तरीके से संसदीय पक्ष में ही, मतलब कि हमारा जो पक्ष होगा ना, वो संसदीय लोकतंत्र के पक्ष में ही झुका रहेगा। हम ये कहेंगे कि संसदीय लोकतंत्र ही हमारे लिए बेहतर है बनाम अध्यक्षीय लोकतंत्र के, और प्लस ये भी बताएंगे कि उसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, प्लस कुछ सुधार भी बताएंगे। तो हमारे जो उत्तर का फॉर्मेट होगा इसी तरीके से। आपसे अगर मेन से पूछा जाए तो आप ये बताएंगे, और कहीं अगर डिबेट हो तो अब आप ये बताएंगे। तो अब देखो, तो हम अब ये देख लिया हमने कि दो पार्ट में हम इसको बांट के देखेंगे। तो अब ये देखेंगे सबसे पहले कि पहले सवाल को डील करते हैं इसको, कि ऐसी क्या परिस्थिति थी जिससे लोगों ने मतलब कि संसदीय लोकतंत्र को छोड़ने की बात कर दी और अध्यक्षीय लोकतंत्र को अपनाने की बात की। तो इसके मूल में जो डिबेट है ना, ये पहले या तो इसको पढ़ लो, उसके बाद में बात समझाता हूँ। देखिए, इसका जो पहला उन्होंने तर्क दिया, जो लोग देते हैं कि भारत में 1989 के चुनाव के पश्चात एक दलीय प्रभुत्व टूटा, एक दलीय जो प्रभुत्व वो टूट गया, और उसकी जगह बहुदलीय व्यवस्था अस्तित्व में आई। एक दलीय प्रभुत्व टूटा और बहुदलीय व्यवस्था अस्तित्व में आई। बहुदलीय व्यवस्था में किसी एक दल को बहुमत मिलना बंद हो गया और गठबंधन सरकार बनने लगी।
गठबंधन सरकार के दौर में भारत में समय समय पर राजनीतिक अस्थायित्व की समस्या पैदा होने लगी, जिसके कारण यह मांग तेजी से उठी कि भारत को संसदीय लोकतंत्र छोड़कर अध्यक्षात्मक लोकतंत्र अपना लेना चाहिए। ये मतलब कि उनका तर्क था कि इसलिए क्योंकि एक दलीय प्रभुत्व जो टूटा, बहुदलीय व्यवस्था आई, उससे गठबंधन सरकार हुई, उससे राजनीतिक अस्थायित्व हुआ, और जब अस्थायित्व हुआ तो बार बार सरकारें गिरी, जिसकी वजह से हमको संसदीय लोकतंत्र अपनाने छोड़ के अध्यक्षीय लोकतंत्र अपना लेना चाहिए। तो देखिए 1990 के दशक में ऐसा हुआ क्या? तो 90 के दशक में इसका कारण भारत की जो ये हुआ क्या कि इसका जो मूल कारण है ना, भारत का जो पार्टी सिस्टम है ना, उसमें है। भारत की जो दलीय व्यवस्था, एक खाली जगह कहाँ पे है वहाँ बताता हूँ आपको। चलिए यहीं पे देख लेते हैं। तो आप ये समझो, भारत की जो दलीय व्यवस्था है ना, पार्टी सिस्टम, इसमें है, इसकी सारा मूल यहीं पे है। तो इसमें पार्टी सिस्टम में उस टाइम पे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि भारत में उसके पहले एक दलीय प्रभुत्व होता था। मतलब कि ऐसा नहीं कि एक ही दल थे, दल बहुत थे, लेकिन एक दलीय प्रभुत्व हो गया था। मतलब कि जो सरकारें जीतती थी वो किसी एक ही दल की रहती थी। और 90 में ऐसा हुआ कि एक दलीय प्रभुत्व का अंत हो गया, मतलब एक पार्टी जीतना बंद हो गई, कि उसको बहुमत मिलना बंद हो गया, और बहुत सारी पार्टियों को चुनाव, मतलब कि इलेक्शन जब होते थे तो उसमें वो जीत के आने लगे बहुत सारी पार्टियां। और उसकी जगह पे, अगर पहले जो एक दलीय था तो उसकी जगह पे बहुदलीय पद्धति सामने आने लगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 1989 तक अगर हम भारत की राजनीति को देखें तो आज़ादी की बाद से ही जब इस देश में चुनाव होने शुरू हुए ना, तो चाहे केंद्र हो या राज्य हो, दोनों जगह एक ही दल का बहुमत था। मतलब ज़्यादातर मैक्सिमम कांग्रेस का ही। और 1989 तक ये लगभग चलता रहा। दोनों जगह, चाहे केंद्र ले लो आप, चाहे राज्य ले लो, दोनों जगह कांग्रेस की ही सरकारें होती थी। इसका मतलब कि उस टाइम पे इस तरह की कोई चीज़ें नहीं सामने आई कि भाई जब राज्य में भी और केंद्र में एक ही दल की सरकारें हैं, तो उस समय इस तरह की दिक्कतें नहीं आई। और इसी को राजनीतिक जो विद्वान हैं, जो जब एक दलीय प्रभुत्व हुआ था, मतलब कि एक ही दल के को बहुमत बार बार मिल रहा था, तो उसी को राजनीतिक विज्ञान के लोगों ने कहा एक दलीय प्रभुत्व वाला सिस्टम। एक दलीय प्रभुत्व कि सिंगल पार्टी का प्रभुत्व है, भाई एक ही दल पार्टी जीत रही है और उसी को बार बार बहुमत मिल रहा है, तो इसको बोला कि एक दलीय प्रभुत्व वाला युग है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे जो मतलब कि दल नहीं थे, बहुत सारे दल थे उस टाइम पे, 1989 के पहले भी। चाहे साम्यवादी दल ले लो आप, जनसंघ था, रिपब्लिकन पार्टी थी, बहुत सारे दल थे, लेकिन जो वोट मिलता था ना वो सिर्फ कांग्रेस को मिलता था। तो इसलिए कहा गया कि एक दलीय प्रभुत्व था का युग था। और जब एक दलीय जो दल थे उनका ही प्रभुत्व रहेगा, तो इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि भारत में हमेशा से पूर्ण बहुमत, जब एक ही दल को मतलब कि बहुमत मिलेगा और सब सारा ज़्यादा वोट मिलेगा, जैसे मोदी जी को अभी बहुमत मिला है, तो जब इनको पूर्ण बहुमत मिलेगा तो उस टाइम पे क्या होता था, कांग्रेस को लगातार पूर्ण बहुमत मिलता था। और पूर्ण बहुमत ही इस बात की गारंटी दे देता था कि जो सरकारें होंगी वो स्थायी सरकारें होंगी, क्योंकि अगर एक बार पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो जनरली यही रहता है कि 5 साल से पहले गिरने वाली तो है नहीं सरकार। यही तो है कि अगर मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिला तो 5 साल से पहले तो जाएंगे नहीं। तो ये सिचुएशन 1989 तक चलती आई। तो ये आज़ादी के बाद से 1989 तक ये सिचुएशन थी। लेकिन 1989 के बाद भारत की जो दलीय व्यवस्था है, अनेक कारण से, बहुत सारे कारण, उन कारणों पे मत जाइए, बस आपको मंडल कमीशन, ये दुनिया भर की जाति व्यवस्था, सांप्रदायिकता, बहुत सारी चीज़ें थी, तो उस पर मत जाओ आप बस ये समझो कि कुछ परिवर्तन आया जिसकी वजह से, अनेक कारणों की वजह से एक दल को बहुमत मिलना बंद हो गया। और 1989 से लेकर 2014 तक लगभग 25 साल तक यही स्थिति रही कि भारत में किसी एक दल को बहुमत मिलना बंद हो गया। कई दलों की सरकारें मिलकर सरकार बनाती थीं, सारी सरकारें गठबंधन की सरकार थीं, कई दलों ने मिलकर सरकार बनाई, 25 साल तक लगभग यही चलता रहा। तो ये बहुदलीय जो पद्धति आ गई ना, एक दलीय से बहुदलीय पद्धति आ गई। पहले एक दलीय पद्धति थी, मतलब कि एक दल को ही बहुमत मिलता था, अब बहुदलीय हो गई। बहुदलीय का मतलब कि बहुत सारे दलों को वोट मिलने लगे, जिससे जो सरकार बनी वो गठबंधन की सरकार बनी। तो इस बहुदलीय पद्धति का परिणाम को क्या हुआ? इसका परिणाम क्या हुआ? गठबंधन की राजनीति, गठबंधन सरकार। और गठबंधन सरकार का क्या मतलब कि यही 1989 के बाद से होने लगा। और गठबंधन सरकार होगी तो कई बार ये राजनीतिक अस्थायित्व को जन्म देगी।
इससे क्या होगा, राजनीतिक अस्थायित्व होगा कि अगर कोई भी जो सरकार अगर फुल मेजोरिटी में नहीं रहेगी तो उसके साथ वाले जो लोग होंगे ना, उस पर प्रेशर बनाते रहेंगे और प्रेशर बनाएंगे। अगर उनके हिसाब से काम नहीं होगा तो वो बोलेंगे हम इस दल से अपना समर्थन वापस लेते हैं और सरकार गिर जाती है। और कई बार तो अगर ये पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है ना, कई बार तो हमको चुनाव की तरफ भी ले जाती है कि भाई अब कोई विकल्प नहीं बचा, अगर बहुमत जो कई दल मिलकर नहीं बना पाते हैं तो भाई फिर से चुनाव होगा। यही चीज़ें चलती रही, मतलब कि 90 के दशक में यही होता। 90 के दशक में भारत में यही हुआ, पूरे के पूरे 90 के दशक में, 1990 से लेके आप 2000 तक देखो, ज़्यादातर यही होता रहा। क्योंकि आज़ादी के बाद ये पहली बार ऐसी सिचुएशन बनी थी कि इससे पहले हमको एक दल ही था तो इस तरह की प्रॉब्लम कुछ नहीं आई, लेकिन उसके बाद से हमको नई चीज़ मिली। आज क्या है, आज जो गठबंधन की सरकार भी है ना, कहीं पे भी, चाहे स्टेट में देख लो चाहे सेंटर में देख लो, तुरंत जुगाड़ लगा के हॉर्स ट्रेडिंग करके सब अपने सरकार बना लेते। तो आज इतनी समस्या नहीं है, लेकिन उस टाइम पे नई चीज़ थी, और नई चीज़ थी तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो आएगी ही आएगी। तो आजकल गठबंधन से काम चला ले रहे, लेकिन उस टाइम पे इस तरह नहीं हो पाया। तो जब एक दल को बहुमत नहीं मिला तो इसका परिणाम क्या हुआ, गठबंधन की सरकार, और गठबंधन की सरकार का परिणाम हुआ राजनीतिक अस्थायित्व। तो 1990 से जो 2000 के बीच, 1990 से 2000 के बीच आप देखो 10 साल होते हैं, 10 से 11 साल होते हैं, 10 साल होते हैं। तो इसका रिजल्ट मतलब कि अब जब राजनीतिक अस्थायित्व होगा तो 1989 में बीपीसी की सरकार बनी। आप सोचो, 1989 में बीपी सरकार बनी और 1.5 साल में गिर गई। फिर चंद्रशेखर की सरकार बनी, 7-8 महीने रही, वो भी गिर गई। इसी दौर में 1990 से लेकर 2000 तक के बीच में कई प्रधानमंत्री भारत में आए। वीपी सिंह आए, फिर चंद्रशेखर आए, नरसिंह राव आए, आई.के. गुजराल आए, एच.डी. देवेगौड़ा आए, फिर अटल बिहारी आए। तो इस तरीके से आप देखो कि 10 साल में कायदे से तो 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए थे, लेकिन हमारे मतलब कि भारत ने उस दशक में कई सारे प्रधानमंत्री को देख लिया। तो ये देखा कि भाई इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही, राजनीतिक अस्थायित्व हो रहा, तो फिर यही डिमांड उठने लगी लगातार। इसी दौर में ही ये डिमांड उठने लगी कि इंडिया को ये जो सारा सिस्टम है यह सही नहीं है इंडिया के लिए। इसका कारण जो है ये किस चीज़ में, तो इन्होंने जो कारण खोजा कि भारत में जो ये सिस्टम सही नहीं है, उसका कारण है यहाँ का संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र ये क्या होता है हमने पढ़ लिया। तो संसदीय लोकतंत्र, और कहा कि लोगों ने कि भाई इस संसदीय लोकतंत्र को छोड़ दीजिए और इसकी जगह अमेरिका का सिस्टम अपना लीजिए। अमेरिका के सिस्टम में होता क्या है कि प्रधानमंत्री का पद खत्म हो जाता है और उसके जगह पे जो वास्तविक शक्ति है वो राष्ट्रपति को चली जाती है, और राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष होगा। अभी प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता है, हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, वो प्रतिनिधि फिर प्रधानमंत्री को चुनते हैं। और अमेरिका का जो सिस्टम है, राष्ट्रपति का सिस्टम या अध्यक्षीय सिस्टम, उसमें राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। मतलब राष्ट्रपति अपने दम पे अपने प्रतिनिधि को खड़ा करता है और फिर राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, तो सारे प्रतिनिधि हट जाते हैं, सिंगल एक आदमी राष्ट्रपति बनता है, फिर वो अपनी मंत्रिपरिषद का चुनाव करता है। इसी को हम अध्यक्षीय प्रणाली कहते हैं। तो लोग यही कहने लगे कि भाई इस प्रधानमंत्री जो पद्धति है या संसदीय पद्धति है, इसको छोड़ के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन हो जैसे अमेरिका में होता है। इससे क्या होगा कि जो राष्ट्रपति है एक तो उसका कार्यकाल फिक्स हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सरकारें कभी भी गिर जाती हैं, तो उसका कार्यकाल फिक्स हो जाएगा और उसको कार्यकाल से पहले हटाना बहुत कठिन हो जाएगा। इतना कठिन बना दिया जाएगा कि भाई उसको हटाया ना जा सकते। इससे राजनीतिक अस्थायित्व की समस्या खत्म हो जाएगी। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि पहले जो पार्ट है कि जो मतलब कि इसके पक्ष में तर्क देते हैं कि राजनीतिक अस्थायित्व की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं इसलिए इसको ख़त्म करो, तो उनका तर्क यही है कि इससे भाई अगर इस तरीके की चीज़ें जो सामने हमारे आई हैं भारत में, तो उससे गठबंधन की राजनीति आई, गठबंधन की राजनीति से राजनीतिक अस्थायित्व आया, और इसलिए राजनीतिक अस्थायित्व आया और बार बार सरकारें गिरती, काम नहीं हो पाता, इसलिए इसको हमको ख़त्म करके और इसके जो अध्यक्षीय प्रणाली है उसको अपना लेना चाहिए। तो ये हमने पहला पार्ट देख लिया कि क्यों ऐसा लोग कहते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट में कि हमारा मत क्या है। हमारा मत क्या होगा वो हमें बता दिया, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र सही है हमारे लिए और उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। अब इसको देखो और इसका दूसरा पार्ट देखते हैं कि भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए अध्यात्मात्मक प्रणाली की जगह संसदीय प्रणाली ही ठीक है। क्योंकि अब देखो इसका पहला वाला पॉइंट पढ़ लो, फिर इसको समझाता हूँ। पहले इसका पॉइंट पढ़ो कि भारत जैसे देश में जहाँ बड़े पैमाने पर अशिक्षा, गरीबी, जातिवाद, संप्रदायवाद, दोस्तों इसको आप या तो नोट कर लीजिए, नहीं तो कहो तो मैं इसकी PDF
टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड करके सामने आप इसकी PDF रख के आप इस तब वैसे भी पढ़ सकते हैं। तो इसका पहला पॉइंट जो है, अध्यात्मात्मक प्रणाली की जगह संसदीय ही सही है हमारे लिए। उसका पहला तर्क ये है कि भारत जैसा जो देश है, भारत जो देश है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर अशिक्षा है, गरीबी है, जातिवाद है, संप्रदायवाद है आदि पाया जाता है, तथा जनता का जो मत व्यवहार है, जनता जो वोट देती है, वो धर्म, जाति, क्षेत्र आदि कारकों से प्रभावित होता है। यह आशंका सदैव बनी रहेगी कि कोई कट्टर व्यक्ति अगर राष्ट्रपति, क्योंकि हम अगर अध्यक्षीय प्रणाली अपनाएंगे तो प्रधानमंत्री का पद तो रहेगा नहीं, वो राष्ट्रपति कहलाएगा, तो राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होने के कारण ऐसे व्यक्ति को हटाना काफ़ी कठिन हो जाएगा और भारत के लोकतंत्र को क्षति पहुंचा सकता है। तो इसका पहला तर्क लोग देते हैं, जो मतलब कि जानकार लोग ये देते हैं कि हमारे लिए संसदीय प्रणाली ही क्यों सही है। उसका पहला तर्क यही है कि भाई हमारे यहाँ पे इतनी अशिक्षा है, गरीबी है, जाति व्यवस्था है, संप्रदायवाद है, कि लोग इसी के आधार पर वोट देते हैं, और अगर कोई कट्टर व्यक्ति इस पर खड़ा हो गया, चुनाव जीत गया, तो फिर उसी तरीके से नीतियाँ बनाएंगे, हमारा जो लोकतंत्र का आधार है उसी को ख़त्म कर देगा। तो पहला तर्क इन्होंने ये दिया। अब देखो इसको डिटेल में समझते हैं। अब देखो, तो इसको आप पहले देखो कि अध्यात्मात्मक में जाने से हमारे सामने समस्या क्या आ सकती है, वही बातें बताई गई इसमें। कि पहले तो ये दिमाग में लाओ कि भारत क्या अमेरिका है? भारत की पद्धति और अमेरिका की पद्धति अलग है, और भारत अमेरिका की तरह है ही नहीं। अमेरिका के जो लोग हैं वो हमसे ज़्यादा शिक्षित हैं, हमसे ज़्यादा जन जागरूक हैं वहाँ के लोग। तो भारत और अमेरिका की तुलना इस तरीके से करना बंद कर दो। पहली बात, भारत 1947 में आज़ाद हुआ, और भारत अमेरिका कब आज़ाद हुआ दोस्तों? 1776 में। 1776 में, तो हमसे कम से कम 250 साल पहले आज़ाद हुआ। और जो वहाँ की जनता का लेवल है ना, हमारे हमसे तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए अमेरिका में देखो, अब जब चुनाव के मुद्दे आप देखो तो उसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अमेरिका में जब चुनाव होते हैं तो वहाँ धर्म आदि ये हल्के फुल्के कारक तो होते ही हैं, लेकिन जो मेन कारण है ना, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मेन कारण होता है कि सरकार की नीतियाँ, उस पर जो डिबेट होती है, वो मुद्दे बनते हैं, उनका अनुपालन सही से हुआ कि नहीं हुआ था, ये फैक्टर काम करते हैं। ट्रंप अगर हारे वहाँ पे तो इस वजह से नहीं हारे कि भाई वहाँ जातिवाद है, धर्म है, नस्लवाद है, इस वजह से वो हारे क्योंकि उन्होंने कोविड की जो नीतियाँ थी कोविड के दौरान, उसका ठीक से वो कंट्रोल नहीं कर पाए, उसका पालन ढंग से नहीं कर पाए। तो वहाँ पे जो हेल्थ है वो मुद्दा बना। भारत में हमारे यहाँ कभी हेल्थ मुद्दा बन सकता है? हमारे यहाँ हमेशा मुद्दा रहेगा धर्म, जाति व्यवस्था, सांप्रदायिकता, इस तरीके के मुद्दे बहुत ज़्यादा उभरेंगे। और इससे क्या पता चलता है कि भाई हमारी सोच और उनकी सोच में बहुत अंतर है। हमारा लेवल उनकी तरह के उनके बराबर नहीं है, हम उतने जागरूक नहीं हैं। हमारा जो मतदान का व्यवहार है वो धर्म, जाति आदि कारकों से अभी भी चलता है। अभी इमेजिन करो कि हमने पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, जो संसदीय लोकतंत्र है, इसको छोड़ दिया और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपना लिया, तो परिणाम क्या होगा कि हमने प्रधानमंत्री का पद तो खत्म कर दिया और वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति में होगी। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? वो प्रत्यक्ष होगा। अब मोदी जी तक तो छोड़ो, अगर कोई व्यक्ति मान लो कभी अगर कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता कि भारतीय लोकतंत्र में ऐसा तो हमेशा पॉसिबल, अभी भी आप देख लीजिए कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कितना होता है। तो इसकी पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी कि कभी सांप्रदायिकता के आधार पर ध्रुवीकरण हो जाए, मतलब कि लोग इस आधार पे वोट देने लगे कि भारत जैसे समाज में यह संभव बिल्कुल नहीं है, इस आधार पे वोट देने लगे कि हिंदू बनाम मुस्लिम ही चुनाव का मुद्दा बन जाए। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों कि अगर हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव का मुद्दा बन जाता है, और तो कोई कट्टर अगर सांप्रदायिक व्यक्ति इससे जीत जाता है और वो हमारा राष्ट्रपति बन जाता है, मतलब कि अध्यक्षात्मक पद्धति में, तो ये इस प्रकार ये चीज़ें कभी भी हो सकती हैं कि चुनाव में इस तरह का मुद्दा उठ जाए कि हिंदू बनाम मुस्लिम का मुद्दा हो जाए, अगड़ा बनाम पिछड़ा का मुद्दा हो जाए, उच्च जाति बनाम निम्न जाति का मुद्दा हो जाए, उत्तर भारत दक्षिण भारत का मुद्दा हो जाए। जब इस तरीके के कुछ मुद्दे हो जाएंगे तो उसमें मेजॉरिटी जीत जाएगी। और मेजॉरिटी जीत जाएगी और कोई सांप्रदायिक व्यक्ति मान लो कि हमारे यहाँ पे अगर राष्ट्रपति बन गया तो हमारी जो क्या कहते हैं डेमोक्रेसी है उसको कितना अगर हानि पहुँचाएगा, इतनी हानि पहुँचा देगा। उस 5 साल भी अगर टिक गया तो इतनी हानि पहुँचा देगा कि इसको हम कवर कर एकदम मुश्किल से ही कर पाएंगे। कोई क्षेत्रवादी व्यक्ति अगर बन गया तो राष्ट्र को एकीकृत कर पाएगा? अब खुद सोचो, क्योंकि उसको हटाया तो जा नहीं सकता। क्योंकि व्यवहार में अब देखो, राष्ट्रपति जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, आज तक एक भी राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सका। 3 राष्ट्रपति के खिलाफ 4 बार वो क्या कहते हैं उसको महाभियोग लाया गया,
इम्पीचमेंट लाया गया लेकिन हटाया एक को भी नहीं गया। तो हमारे यहाँ पे कोई जातिवादी व्यक्ति, कोई सांप्रदायिक व्यक्ति, कोई क्षेत्रवादी अगर राष्ट्रपति बन जाता है या चुनकर आ जाता है तो हमारे जो लोकतंत्र का ताना बाना है, जो हमारा संविधान है, उसकी ऐसी की तैसी कर सकता है। उसकी भरपाई हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो हमारा संसदीय सिस्टम है उसमें उत्तरदायित्व की भावना तो है, साधारण बहुमत से उसको हटा सकते हैं, लेकिन जो हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा उसी आधार पे ही डिजाइन किया जाएगा कि भाई उसको हटाना असंभव हो। ऐसा सिस्टम ही डिजाइन करेंगे कि भाई उसको, इसीलिए तो हम इसको ला रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे राजनीतिक अस्थायित्व था, तो इसी वजह से ही तो ला रहे हैं कि स्थायित्व रहे। और इसका परिणाम ये होगा कि 4-5 साल तक वो व्यक्ति टिक गया, क्योंकि जो कि टिकेगा अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा तो डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाएगा और उसकी भरपाई शायद ही कभी हो जाए। और देखो यही कारण है कि ऐसा नहीं कि हम ही बहुत बड़े जानकार हैं। जब संविधान सभा की डिबेट हो रही थी तो उस समय भी ये मुद्दा उठा कि भाई हमको अध्यक्षीय अपनाना चाहिए कि संसदीय अपनाना चाहिए। तो उन्होंने दोनों सिस्टम को देखा था, अमेरिका का भी, ब्रिटेन का भी सिस्टम देखा था। तो संविधान सभा ने यही निर्णय लिया कि हमारे लोग उतने शिक्षित नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, गरीबी है, तो ये लोग जाति धर्म के आधार पर वोट दे सकते हैं। अभी तक देते हैं, उस समय की बात तो छोड़ ही दीजिए। इतना पढ़ने लिखने के बावजूद मुझे तो लगता है जाति का सांप्रदायिकता से थोड़ा भी, एम एन श्रीनिवास एक मतलब कि समाजशास्त्री, उन्होंने ये कहा कि आज अगर जाति प्रथा हमारे जो संविधान है हर जगह से अगर आज रिमूव कर दी जाए, जो हमारा मतलब कि प्रशासनिक सिस्टम है, सब लोग जाति व्यवस्था को हटा दें, वहाँ से अपने नाम से जाति व्यवस्था की चीज़ें हटा दें, तब भी इसको हटते हटते 1000 साल लग जाएंगे, लोगों के दिमाग से हटते हुए 1000 साल लग जाएंगे। तो इतनी भयंकर चीज़ें हैं ये, पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं इस चीज़ का, बस थोड़ी समझदारी आ जाती है, लोग फिर उसको और दूसरी तरीके से यूज करने लगते हैं। तो देखिए, तो उन्होंने ये कहा, समझा जो हमारे संविधान सभा के लोग थे कि ये जाति व्यवस्था के नाम पे, जाति प्रथा के नाम पे, धर्म के नाम पे, आदि के नाम पे वोट तो कर सकते हैं। तो इसलिए हमको जो अध्यक्षीय प्रणाली है उसको नहीं अपनाना चाहिए, हमको ये कौन सा सिस्टम अपनाना चाहिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने ये अपनाया भी, ऐसा नहीं कि हम ही डिबेट कर रहे हैं, उन्होंने भी इस पर बहुत सारी डिबेट की है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। अब आओ दूसरे पॉइंट की तरफ। देखो दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट कहता है कि भारत में पिछले कई वर्षों से राजनीतिक अस्थायित्व की समस्या नहीं रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे तो 1990 में ये डिबेट तो चली, 1990 में डिबेट चली, क्योंकि उस समय पे जो एक दलीय सिस्टम था वो बहुदलीय में परिवर्तित हो गया था, और बहुदलीय की वजह से गठबंधन की सरकार, और गठबंधन से की सरकार की वजह से राजनीतिक अस्थायित्व की समस्या आने लगी थी। अभी 2014 के बाद से जब मोदी गवर्नमेंट सेंटर में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बन के आई तो इस तरह की डिमांड तो उठ ही नहीं रही। तो अभी फालतू हमको इस सब चीज़ें करने से क्या मतलब है? तो पहले दूसरा तर्क यही है कि जो राजनीतिक अस्थायित्व की समस्या थी 2014 के बाद से ये लगभग खत्म हो चुकी है। तो अभी हमको इस सब चीज़ में पढ़ना ही नहीं चाहिए। दूसरा तो इसका बहुत मजबूत तर्क है कि जो तर्क आप देते थे ना इसको हटाने वाला, वो तर्क ही खारिज हो चुका है। तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने संसदीय लोकतंत्र को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया है, जिसके कारण संसदीय लोकतंत्र को हटाकर अध्यक्षात्मक लोकतंत्र लाने में संवैधानिक कानूनी अड़चने हैं। इसका क्या मतलब है? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें हम जो समझेंगे, पहली बात तो ये मूल ढांचा मतलब कि समझेंगे कि बहुत डिटेल में नहीं जाना है। मूल ढांचा को, जो संसदीय लोकतंत्र है, इसको जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मूल ढांचा घोषित कर दिया है, और जिसकी वजह से अगर संसदीय लोकतंत्र शब्द ही मूल ढांचा हो गया तो उसको हटाया नहीं जा सकता, और अगर आप हटाओगे तो उसमें संवैधानिक कानूनी अड़चने आएंगी। इसका मतलब क्या है? देखो, पहली बात तो मूल ढांचा, आप सब इसमें जो टेक्निकल वर्ड आया मूल ढांचा, इसको विस्तार से हम अलग से जानेंगे। हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है कि ये मूल ढांचा क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है, या संविधान को नष्ट कर देगा क्या ये इससे संविधान बेहतर हुआ, ये सारी चीज़ें जानेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे शब्द आ गया है तो मोटा मोटा इसको बेसिक जो आर्गूमेंट है इसको लेके उसको समझ लेते हैं। संविधान में हमारे देखो मूल ढांचा जो शब्द है, जो बेसिक स्ट्रक्चर, इस तरह का संविधान में हमारे कोई शब्द नहीं है। 1973 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया था, केशवानंद भारती केस, आपने खुद सुना होगा। जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, आर्टिकल 13(2) FR का, फंडामेंटल राइट का 13(2) पढ़ेंगे, या आर्टिकल 368 पढ़ेंगे, तो उस जगह पे ये केशवानंद भारती जो केस है उसकी डिबेट ढंग से देखेंगे। अभी हम इतना जान लेते हैं कि जो मतलब कि मूल ढांचा है इसका मतलब क्या है, और सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में इसका कॉन्सेप्ट दिया।
तो अब ये जो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मूल ढांचा मतलब कि जो दिया 1973 में, तो अब ये समझो हमारे सामने जो ये प्रश्न है कि ये मूल ढांचा है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भारत के संविधान, जो भारत का संविधान है, उसके कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो संविधान की अनिवार्य विशेषता है। अनिवार्य विशेषता का मतलब है कि एसेंशियल फीचर हैं या बेसिक फीचर हैं। बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो संविधान की अनिवार्य विशेषता है। अनिवार्य का क्या मतलब है कि अनिवार्य का ये मतलब है कि उसके बिना संविधान संभव ही नहीं संभव मतलब कि संभव ही नहीं है। अगर उसको हटाओगे तो संविधान नष्ट हो जाएगा। मतलब कि जैसे आप कोई घर बनाते हो, तो आपने घर बनाया, उसकी दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो नींव होता है, उसके ऊपर बिल्डिंग होता है। बिल्डिंग आप तोड़ते रहो, कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जब नींव को तोड़ देते हैं तो पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो संविधान है ना, सब ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये नींव की तरीके से है, ये इसका बेसिक पिलर है संविधान का, ये इसका एसेंशियल फीचर है। अगर आप इसको छूओगे, इसको अगर एडिट करने की प्रयास करोगे, संशोधन करने का प्रयास करोगे, तो ये पूरा का पूरा संविधान ही धराशायी हो जाएगा। तो इसलिए ये जो संविधान बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब यही है कि ये कुछ ऐसे प्रावधान है जो संविधान की अनिवार्य विशेषता हैं, उनको हटाया ही नहीं जा सकता। आप कुछ भी ऊपर का हटाते रहो, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनको नहीं हटाया जा सकता। तो अब ये देखो, इसीलिए एसटी ने कहा कि आप संसद है जो अगर कानून बनाती है, तो संसद संविधान संशोधन के द्वारा भी मूल ढांचे को नहीं खत्म कर सकती। इस तरीके का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे निर्णय दिया कि जो आप बेसिक चीज़ें हैं ना, जो उसके नींव है, आप उसको चाहे संविधान संशोधन ला के कुछ भी कर लो, आप उसको नहीं हटा सकते। इसका मतलब संसद और प्रावधान को हटा सकती है, लेकिन जो हमारा मूल ढांचा उसमें उसको अमेंडमेंट के द्वारा भी खत्म नहीं कर सकती। पार्लियामेंट जो हमारा संविधान उसकी नींव नहीं खोद सकती, ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर लोगों ने पूछा कि आपने ये तो बोल दिया, तो अब बताओ ढांचा है क्या। जो आपने न्यू बता दी, तो मूल ढांचा है क्या ये तो बताओ। बस एसेंशियल फीचर बता दिया आपने, एसेंशियल फीचर है क्या ये तो बताओ। ये सवाल उठता है कि नहीं उठता। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये ढांचा एक बार में नहीं बताया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब आप हमारे पास कोई मुद्दा या विवाद लेके आओगे कि अमुक चीज़ मूल ढांचा है या नहीं है, तब हम बताएंगे पर्टिकुलर उसी पॉइंट पे कि कोई जो आप इशू लेके आए हो वो मूल ढांचे का हिस्सा है कि नहीं है। ये टाइम टू टाइम निर्धारित होगा, अभी एक ही बार में नहीं बता सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 25 शब्द से ज़्यादा ऐसे शब्द हैं जिनको मूल ढांचा डिक्लेयर किया है। बहुत सारी चीज़ें, जिसमें पंथ निरपेक्षता है, न्यायिक पुनर्विलोकन है, इसी में ये संसदीय लोकतंत्र भी है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा डिक्लेयर कर दिया। अब आप ये समझो कि जब इस पंक्ति से आपने क्या समझा कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने संसदीय लोकतंत्र को संविधान का मूल ढांचा घोषित कर दिया, और सर्वोच्च न्यायालय ये कहता भी कि मूल ढांचे को हटाया नहीं जा सकता, हटाया ही नहीं जा सकता, और इसको मूल ढांचा भी घोषित कर दिया। तो क्या आप ये समझो कि संसदीय लोकतंत्र भारत के संविधान को नष्ट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये अनिवार्य विशेषता है। इसका मतलब संसद भी संसदीय लोकतंत्र को खत्म नहीं कर सकती। और जब तक संसदीय लोकतंत्र को निकालेंगे नहीं, तब तक आप अध्यक्षीय लाएंगे कैसे? क्योंकि एक हटाओगे तभी तो दूसरा लाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि तकनीकी या संवैधानिक रूप में इसे कैसे निकालोगे आप? संभव ही नहीं है। अब ये देखो, इतनी चर्चा हो गई, तो एक सवाल ये उठता है कि क्या मूल ढांचा जो है उसको हटाने का कोई तरीका है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई नहीं हटाया जा सकता, तो आपके दिमाग में ये सवाल आएगा ना मोटा सा कि भाई इसको हटाया जा सकता, कोई तो तरीका होगा इसको हटाने का। तो हटाया जा सकता है, लेकिन कोई विशेष परिस्थितियां होंगी, और वो नॉर्मल परिस्थितियां नहीं होंगी। केवल 2-3 तरीके हैं जब हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट, अगर आप जो बेंच में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये मूल ढांचा है, उससे बड़ी बेंच बैठे और किसी अपने निर्णय में ये कह दे कि जो मूल ढांचे का सिद्धांत है इसको रद्द किया जाता है, तब हट जाएगा। या किसी और मामले में ये कह दे कि भाई मूल ढांचा ठीक है, लेकिन ये जो संसदीय लोकतंत्र है ये मूल ढांचा नहीं है, ये कह दे, तब ये संसदीय लोकतंत्र हट जाएगा। या तो जो वर्तमान संविधान है इसी को जला दिया जाए या फूंक दिया जाए, या तो मतलब हमारा डेमोक्रेसी ही खत्म हो जाए, जो अभी का सिस्टम वो खत्म हो जाए और नया संविधान बने, नया समाज बने, उस हिसाब से इसको हटाया जा सकता है। यही 2-3 तरीके हटाने को। तो आप अभी तक मोटा मोटा ये समझ गए कि इसको नहीं हटाया जा सकता, इतना आसान नहीं है। इसीलिए ये तर्क दिया जाता है कि हमको संसदीय लोकतंत्र के साथ ही चलना पड़ेगा। कुल मिलाकर भारत में यही देखो, भारत के लिए जो संसदीय प्रणाली है ना,
यही सबसे बेहतरीन है। अमेरिका की प्रणाली हमारे यहाँ के लिए बेहतरीन नहीं है। आगे आने वाले 100-150 सालों में अगर कुछ इस तरह का सिस्टम चेंज होता है, इतनी जागरूकता आती है, तब हो सकता है उस दौरान इसमें कुछ संशोधन करके कुछ पक्ष संसद अध्यक्षीय लोकतंत्र के अपना लिए जाए। ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी के हिसाब से ये बिल्कुल मतलब कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है इसको अपनाना। तो हमने ये डील कर लिया कि संवैधानिक जो भारत है इसको संसदीय लोकतंत्र को नहीं छोड़ना चाहिए, इसी को पकड़े रहना चाहिए। ये पूरा का पूरा हमने तर्क देख लिया। आपसे अगर कोई पूछे, यही तीनों पक्षों को आप बता के अपना काम चला सकते हैं। और ये बहुत डिटेल है, ऐसा नहीं कि हमने थोड़े से में निपटा दिया है, खूब अच्छे से समझा है हमने इसको। अब आते हैं जो प्रस्तावना में दिया हुआ अगला शब्द है गणराज्य। इसको ढंग से समझते हैं। ये रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, इसकी इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, रिपब्लिक। तो यहीं पे हम समझेंगे कि भाई लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या फ़र्क होता है। आप मतलब कि आप देखो, ये लोकतंत्र से मिलता जुलता शब्द है एकदम। लोकतंत्र गणतंत्र या लोक राज्य गणराज्य एक जैसे मिलता जुलता शब्द है। तो हम में से बहुत सारे लोग इसको लेके कंफ्यूज रहते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। प्रस्तावना में दोनों शब्द लिखे हैं, लोकतंत्र भी लिखा हुआ है, मतलब कि हमारे यहाँ पे लोकतंत्र भी प्रस्तावना में लिखा हुआ है और गणतंत्र भी लिखा हुआ है, गणराज्य भी लिखा हुआ है। इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते रहते हैं भाई कि लोकतंत्र गणराज्य गणतंत्र कोई अलग अलग चीज़ें हैं कि दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पे यही समझेंगे। पहले इसकी परिभाषा देखो, इसी परिभाषा में लोकतंत्र से इसका अंतर छिपा हुआ है। देखो, गणराज्य से तात्पर्य ऐसे देश से है जहाँ राज्य का प्रमुख वंशानुगत ना होकर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। इस पर एक शब्द और जोड़ दो, वंशानुगत प्लस मनोनीत। ना वंशानुगत हो सकता है, ना मनोनीत हो सकता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता से चुना जाएगा जो राज्य का प्रमुख होगा। तो अब इसमें पहले देखो, तो इसमें 3 शब्द आए हमारे सामने, एक राज्य का प्रमुख, दूसरा वंशानुगत, तीसरा मनोनीत। अब यहीं से इसके डिफरेंस को हम समझ जाएंगे कि लोकतंत्र और गणतंत्र का अंतर क्या है। तो पहले जो गणतंत्र को देखो, किसमें एक शब्द आया राज्य का प्रमुख। राज्य का प्रमुख इसमें समझे, इसको समझेंगे तभी आप बता पाओगे कि हमारे यहाँ पर जो गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी को, उस पर राष्ट्रपति ही क्यों झंडा फहराते हैं, प्रधानमंत्री नहीं फहराते, राष्ट्रपति फहराते हैं। पीएम 15 अगस्त को फहराते हैं, स्वतंत्रता दिवस के दिन। लेकिन जो गणतंत्र दिवस होता है हमारा, उस दिन राष्ट्रपति फहराते हैं, मतलब कि झंडा हमारा फहराते हैं। तो इसमें जो शब्द आया, दो शब्द देखिए मिलते जुलते शब्द हैं, एक राज्य का प्रमुख, एक शासन का प्रमुख। राज्य का प्रमुख की इंग्लिश आप देखो, हेड ऑफ द स्टेट, और शासन का प्रमुख जो होगा उसका इंग्लिश क्या होगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। 2 शब्द हमारे सामने हैं, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, शासन का प्रमुख। यहीं से मतलब गणतंत्र का मतलब निकलेगा। इसका मतलब ये है कि जिसके हेड ऑफ द स्टेट का मतलब या राज्य का प्रमुख का मतलब, इसका मतलब इतना सिंपल सा इतना ही है कि जिसके नाम से शासन चलाया जाता है। याद करो, हमने जब नाम मात्र के शासन की बात की, आगे भी बात करेंगे, तो ये वही चीज़ है कि नाम मात्र का शासन, जिसके नाम से शासन चलाया जाए। बस कि हर भारत सरकार के जो भी डॉक्यूमेंट्स हो वो किसके नाम से होते हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति के नाम से। तो जो नाम मात्र का शासक हो, जिसके नाम से शासक चलाया जाए, वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। पूरी कार्रवाई, पूरा का पूरा सिस्टम उसके नाम से ही चलाया जाता है। वास्तविक प्रमुख नहीं होता वो, लेकिन नाम उसका हर जगह होता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति हमारी जो सरकार है, क्या हमारा जो सिस्टम है उसके वास्तविक प्रमुख है? नहीं, हम वास्तविक प्रमुख तो मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री है। और लेकिन सारा का शासन किसके नाम से चलता है? राष्ट्रपति के नाम से चलता है। तो राज्य का प्रमुख का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो सबसे ऊपर तक पहुंच सकता है, जिसके नाम से शासन चलाया जाता है, लेकिन वो नाम मात्र का होता है। उसके मतलब कि उसका जो नाम होता है, जितने फाइल्स होंगी, सब कुछ होगा। अगर आप यूपीएससी में चुने जाते हैं तो राष्ट्रपति का साइन होके आता है, या मतलब कि जो सेंट्रल लेवल की बातें हैं, तो जिसके नाम से शासन चलाया जाएगा ना, वो होगा हेड ऑफ द स्टेट। जैसे भारत में राष्ट्रपति, ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में अभी पूरा अंतर आप समझ जाओगे जब इन दोनों के अंतर को समझोगे। ब्रिटेन में सम्राट या महारानी, उनके नाम से ही शासन चलाया जाता है। भले प्रधानमंत्री है वहाँ पे, लेकिन कोई भी कागजी कार्रवाई होगी तो उनके नाम से ही होगी। अब दूसरे शब्द का मतलब समझते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब है, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, शासन का प्रमुख जो है, इसका मतलब है जिसके हाथ में वास्तविक रूप से शक्तियाँ हैं। वास्तविक रूप से शासक कौन है? जैसे भारत में पीएम हमारे मोदी जी, और ब्रिटेन में भी पीएम।
तो ये वास्तविक शासक हो गए। तो यही अंतर, मतलब कि ये तो हमने पहला शब्द समझ लिया। तो इसका मतलब है गणराज्य जो शब्द है उसका किस शब्द से मतलब है? राज्य के प्रमुख से मतलब है, शासन के प्रमुख से मतलब नहीं है। तो जो शासन का प्रमुख होगा, जैसे ब्रिटेन में, अभी आगे बताऊंगा इसका पूरा डिफरेंस कि ब्रिटेन गणराज्य है कि नहीं है और हम गणराज्य है तो क्यों है। पहला शब्द आपने ये समझ लिया कि राज्य का प्रमुख का क्या मतलब होता है। दूसरा शब्द पे आते हैं। दूसरा शब्द है वंशानुगत। वंशानुगत, हेरिडिटरी। इसका मतलब है कि वंश परंपरा से, मतलब कि वंशानुगत जो हो, राजतंत्र की विशेषता होती है ये। जैसे बिंदुसार के बाद अशोक बनेंगे, अकबर के बाद जहांगीर बनेंगे, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो वाली सिस्टम जो है ना, उसको बोलते हैं वंशानुगत सिस्टम। अब तीसरा शब्द है मनोनीत। मनोनीत का मतलब है कि कोई जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, जनता द्वारा नहीं चुना गया है, किसी ने उसको अपॉइंट कर दिया, जैसे राजा ने वायसराय को अपॉइंट कर दिया, इस तरीके से कि वो मनोनीत ना हो। तो ये तीनों शब्दों का मतलब आप समझ गए कि राज्य का प्रमुख हो, राज्य का प्रमुख होगा, वंशानुगत नहीं होगा, मनोनीत नहीं होगा। ये जब, और सबसे ऊपर का जो सबसे ऊपर तक पहुंचने का उसको अधिकार होगा। ये जिस भी सिस्टम की विशेषता होगी तब उस राज्य को बोला जाएगा गणतंत्र है वो। जैसे गणतंत्र मनोनीत तो नहीं होगा, तो इसमें ये देख लिया आपने कि राज्य का प्रमुख जनता के द्वारा निर्वाचित होगा। वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है जैसे फ्रांस में, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है जैसे भारत में। हम राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालते हैं, मगर हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो वोट डालते हैं। तो चाहे अप्रत्यक्ष तरीके से चाहे प्रत्यक्ष तरीके से वोट डाले, ये हम पढ़ चुके हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो किसी भी तरीके से, लेकिन वो जनता द्वारा चुना जाना चाहिए। और इसका अंतर ब्रिटेन से क्या है वो अभी तुरंत बताता हूँ। तो ये सब विशेषता जिस भी स्टेट में होंगी, जिस भी देश में होगी, तो उसको हम गणराज्य बोलते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि गणराज्य में और लोकतंत्र लगभग एक जैसा है, तो इसमें अंतर क्या है? तो अंतर देखो, अंतर इसकी परिभाषा से ही समझो। परिभाषा में अब भारत को आप एग्जाम्पल लो तो समझ में आ जाएगा। भारत को एग्जाम्पल लो। भारत में जो राज्य का प्रमुख है, क्या वो जनता द्वारा चुना जाता है? बिल्कुल चुना जाता है। हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और फिर राष्ट्रपति जो होते हैं उनको हमारे प्रतिनिधि चुनते हैं। अप्रत्यक्ष तरीके से हम अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं। क्या भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत है? नहीं। वो कोई अभी तक, पहले रामनाथ कोविंद थे, उनका बेटा ही राष्ट्रपति नहीं बना, द्रौपदी मुर्मू बनी। तो इससे है मतलब कि ये भी विशेषता हमारे यहाँ पे वंशानुगत नहीं है। तीसरी परिभाषा है कि मनोनीत हमारे यहाँ पे नहीं है, वो इलेक्टेड होते हैं। तो इस हिसाब से भारत एक तरीके का गणतांत्रिक राज्य है। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र की जो परिभाषा हमने देखी थी पिछले वीडियो में, कि लोकतंत्र ऐसे शासन व्यवस्था है जिसमें जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। सारांश यही है कि शासन करने की वास्तविक शक्ति है जो है ना, वो जनता के प्रतिनिधि में निहित होगी। तो ऐसा देश लोकतंत्र होता है। भारत लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। कारण यह है कि मोदी जो है उनकी मंत्रिपरिषद जनता के प्रतिनिधि हैं, राष्ट्रपति हमारा प्रतिनिधि नहीं है। तो जो वास्तविक सत्ता राष्ट्रपति के पास नहीं है, वास्तविक सत्ता जिसको हमने चुना है उस पे है, तो उसको बोलते हैं लोकतंत्र। और गणतंत्र कौन है? गणतंत्र का मतलब है कि जो व्यक्ति है वो हेड ऑफ द स्टेट है, उसके नाम से कार्रवाई होती है। सारा कुछ, एक नीचे से लेवल का व्यक्ति ऊपर तक पहुंच सकता है, हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है, लेकिन वो ना वंशानुगत होगा ना मनोनीत होगा, जनता द्वारा चुना जाएगा। अब ये देखो, ये आपने समझ लिया। उदाहरण से समझो, उदाहरण से समझ जाओगे। 2 एग्जाम्पल लेते ही आप एकदम स्पष्ट इमेज बन जाएगी। एक एग्जाम्पल लो भारत का और एक एग्जाम्पल लो ब्रिटेन का। देखो भारत का उदाहरण समझो। भारत लोकतंत्र है कि नहीं? आप बताओ। तो हम पढ़ चुके हैं कि भारत लोकतंत्र है। वो कैसे है कि यहाँ पे हम गवर्नमेंट को चुनते हैं और अप्रत्यक्ष तरीके से गवर्नमेंट जो चुनी जाती है उससे यही सिद्ध होता है कि हम लोग ही शासन करते हैं, अपने पे ही शासन करते हैं, अपने द्वारा ही शासन करते हैं। तो इस हिसाब से दोनों, हमारे प्रस्तावना में भी दोनों शब्द हैं। तो हमारा जो लोकतंत्र भारत है ये एक डेमोक्रेसी का देश है। इस पर कोई भी अथॉरिटेरियन या राजतंत्र इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। तो लोकतंत्र है भारत। गणतंत्र है कि नहीं? गणतंत्र या गणराज्य है कि नहीं? अभी हमने देखा कि तीनों विशेषताएं हमारे देश में पाई जाती हैं, इसलिए भारत गणतंत्र है। अब ब्रिटेन को देखते हैं, ब्रिटेन लोकतंत्र है या नहीं है? तो ब्रिटेन लोकतंत्र है। उसका कारण क्या है कि ब्रिटेन में जो पीएम है, उनकी मंत्री परिषद है, वास्तविक सत्ता उन्हीं के पास है, वो ही जनता के रियल प्रतिनिधि है। वहाँ का राजा वो रियल प्रतिनिधि नहीं है। हमारे यहाँ पे भी रियल प्रतिनिधि राष्ट्रपति नहीं है। राष्ट्रपति से गणतंत्र आप समझ लो, और जो हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं लोकतंत्र है, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम से समझ लो कि मोदी जी और उनकी मंत्रिपरिषद समझ लो कि वास्तविक सत्ता इनके पास है।
तो लोकतंत्र, ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है क्योंकि वहाँ पे पीएम भी है और मंत्रिपरिषद है और सारी की सारी वास्तविक सत्ता भी इन्हीं के पास है। लेकिन ब्रिटेन क्या एक गणराज्य है? गणराज्य या गणतंत्र है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रिटेन का जो सारा का सारा सिस्टम है, वहाँ का जो नाम मात्र का शासक है, जो नॉमिनल शासक है, जिसके मतलब कि जितनी भी कागजी कार्रवाई होंगी, किसके नाम से शासन होगा, वो वहाँ का महाराज या महारानी होगी, महारानी या महाराज होंगे, राजा होगा, राजा या रानी होगी। ये वंशानुगत होते हैं। उसी राजा की जो संतानें होंगी, जो सबसे बड़ी संतानें, वही आगे आने वाले टाइम पे वही वहाँ का हेड ऑफ द स्टेट बनेगी। हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं, हेड ऑफ द स्टेट बनेगी। उसी के नाम से सारी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वास्तविक शासन प्रमुख नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं ये तो राजतंत्र की विशेषता हो गई। ये तो राजतंत्र की विशेषता होती है ना। तो ब्रिटेन जो है, जो दूसरे राजतंत्र दो तरीके का होता है। एक तो निरंकुश टाइप का राजतंत्र जो अब नहीं है, पहले होते जैसे अकबर का या मुगल वाला, या तो पहले के जो राजा लोग होते थे उनका निरंकुश शासन था कि राजा का बेटा राजा बनेगा और शासन भी, वास्तविक सत्ता भी उन्हीं के पास होती थी। नाम मात्र की सत्ता भी उन्हीं के पास, वास्तविक सत्ता भी उन्हीं के पास, और कोई चुनाव नहीं, कोई पॉलिटिकल सिस्टम में इस तरह का कोई चीज़ नहीं। तो ये होता था निरंकुश राजतंत्र। लेकिन ब्रिटेन ने जब ब्रिटेन अपनी जो औपनिवेशिक मानसिकता है वो दुनिया भर में अभी तक दिखाने के चक्कर में वो अपने यहाँ राजा को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किए हुए हैं कि हमारे यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे ना, वो राजा ही होगा। तो उसी को उसने अपने यहाँ पे एक नया शब्द गढ़ दिया, संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र की राजतंत्र तो है क्योंकि हमने अपने जो राजा है उसी को हेड ऑफ द स्टेट बना रखा, राजा या रानी, और ये वंशानुगत रूप से चलता रहेगा। उसका आगे आने वाला बेटा या बेटी वही राजा बनते रहेंगे, हेड ऑफ द स्टेट बनते रहेंगे। लेकिन हमको इसको निरंकुश राजतंत्र से अलग करना था, तो उन्होंने कह दिया कि भाई इसको हमने संविधान में लिख के कर दिया है अपने संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, कि हम जनता को एक नाम मात्र के लिए इसको बनाए रखेंगे। वास्तविक सत्ता हमारी जनता के हाथ में होगी, उसका प्रतिनिधित्व हमारा प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद करेगी। लेकिन जो नाम मात्र की सत्ता है वो जो वहाँ का राजा होगा उसके नाम से कहीं मतलब चलाई जाएगी। तो मोटा मोटा आप गणतंत्र और लोकतंत्र का अंतर भी समझ गए, गणतंत्र या रिपब्लिक होता क्या है वो समझ गए। इसके हिसाब से आप जज भी कर लिए कि भारत जो है रिपब्लिक है कि नहीं है। तो रिपब्लिक भी है और डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। अमेरिका रिपब्लिक भी है, डेमोक्रेटिक भी कंट्री है। वहाँ पे जो गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों एक ही आदमी चलाता है, वो राष्ट्रपति है वहाँ का। हमारे यहाँ पे दो डुअल सिस्टम है। ये सिस्टम गणतंत्र वाला जो सिस्टम है ज़्यादातर वो वहाँ पे देखने को मिलता है जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग अलग होते हैं। वहाँ पे ये चीज़ें उभर के आती हैं। जो ब्रिटेन में, भारत में इस तरह की जगह पे ज़्यादा चीज़ें उभर के ये देखने को मिलती हैं। तो हमने पूरा का पूरा ये सिस्टम समझ लिया कि गणतंत्र का क्या मतलब है, लोकतंत्र का मतलब क्या है, और हमारा जो पहला सवाल था वो भी हमने समझ लिया। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। आगे के जो वीडियो होंगे उसमें हम ये प्रस्तावना वाला टॉपिक लगभग खत्म कर देंगे। धन्यवाद।